हमारी समाज का एक कड़वा सच है कि जहां एक तरफ स्त्रियां समान अधिकार के लिए लड़ती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गलत ना होने का डर उनके मन में हमेशा बना रहता है। आजकल के इस दौर में शायद ही कोई लड़की या महिला होगी जिसने गली में अंधेरा देखकर अपना रास्ता ना बदला हो, या चाबी का गुच्छा अपने हाथ में ना पकड़ा हो, या फिर पेपर स्प्रे ना रखा हो, या फिर उसके दिमाग में ये बातें ना आती हो कि अगर किसी ने उठा लिया तो क्या करूंगी। भारत में रेप कानून की बात करें तो नाबालिगों का रेप करने वालों को फांसी की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब रेपिस्ट को नहीं बल्कि रेप साइवर को समाज ही नहीं न्यायालय भी दोषी मान लेता था। आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस के बाद भारत में रेप कानूनों में ही बदलाव कर दिए गए। एक नाबालिग लड़की के रेप के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक को अपने कानून बदलने पड़े। तो मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं डार्क ट्रूथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस केस में, द मथुरा रेप केस। 1970 के दशक की बात है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में देसाईगंज जिले में एक आदिवासी लड़की रहती थी। उसकी उम्र 14 या 16 वर्ष रही होगी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, पर घटना के बाद उसे अखबारों ने मथुरा नाम दिया। मथुरा अनाथ थी। उसके 2 बड़े भाई थे जिसमें से वो एक के साथ रहती थी। घर में 2 पैसे आए इसके लिए लोगों के घरों में काम करती थी। एक घर में जहां वो काम करती थी, एक औरत नूशी भी काम करती थी। नूशी का एक भतीजा था अशोक। वो अक्सर उस घर में आया जाया करता था। मथुरा और अशोक की मुलाकात होती रहती थी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और मथुरा ने अशोक को शादी करने के लिए हाँ कह दिया। नूशी को भी ये रिश्ता मंजूर था और वो मथुरा को अपनी बहू मानने लगी। मथुरा और अशोक के रिश्ते के बारे में पूरे गांव में पता चल गया और साथ ही साथ मथुरा के भाइयों को भी। मथुरा के भाइयों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने ये पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अशोक ने मथुरा का अपहरण किया है। 26 मार्च 1972 के दिन पुलिस ने बयान लेने के लिए सभी को थाने बुलाया। 2 पुलिस कांस्टेबल तुकाराम और गणपत ने सभी को वापस भेज दिया, लेकिन मथुरा को रोक दिया। मथुरा के अन्य परिजन थाने के बाहर इंतजार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गणपत मथुरा को पुलिस थाने की बिल्डिंग के पीछे बने टॉयलेट में ले गया। उसकी अंडरवियर खोली और प्राइवेट पार्ट पर टॉर्च मारा। गणपत ने मथुरा को खींचकर जमीन पर पटका, उसे मारा पीटा और उसका रेप किया। गणपत के बाद तुकाराम ने भी मथुरा का रेप करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत नशे में था इसलिए रेप नहीं कर पाया। मथुरा भागकर रोते हुए बाहर आई। उसके बाल बिखरे थे, साड़ी फटी थी। अपने दोस्त मेसाराम को मथुरा ने बताया कि पुलिस वालों ने उसका रेप किया है। ये उस दौर की बात है जब रेप हत्या जैसे मामले रिपोर्ट तक नहीं होते थे। मथुरा शायद चुप बैठने वालों में से नहीं थी और उसे भारत के कानून पर पूरा भरोसा था। ये जानते हुए कि रास्ता मुश्किल होगा, उसने कोर्ट केस लड़ने का फैसला किया। चंद्रपुर जिला न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस वालों के खिलाफ मथुरा उसके दोस्त मेसाराम ने गवाही दी। डिफेंस के वकील ने मथुरा से सवाल किया कि क्या गणपत और तुकाराम ने अपने हाथ से मुंह बंद कर दिया था, तो मथुरा ने जवाब दिया नहीं। स्थानीय सेशंस कोर्ट में ये केस 1 जून 1974 तक चला। न्यायाधीश ने आरोपियों को बरी कर दिया। मथुरा को झूठा कहने के साथ ही कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा उसे सेक्स करने की आदत थी और उसने पुलिस वालों को भी हाँ कहा होगा। प्रेमी के सामने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए उसने रेप का आरोप लगाया। न्यायाधीशों का ये शर्मनाक और बेहुदा बयान गुस्सा दिला देने वाला था। केस की दोबारा सुनवाई के लिए देसाईगंज से 3 घंटे दूर बम्बई हाई कोर्ट में अपील की गई। 12 अक्टूबर 1976 को कोर्ट ने जिला न्यायालय का फैसला पलट दिया। गणपत को रेप के जुर्म में 5 साल की सजा हुई। तुकाराम को एक स्त्री की गरिमा से छेड़छाड़ करने के जुर्म में 1 साल की सजा हुई। अपने जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्त्री खुद को सरेंडर करे या फिर डर के मारे चुप हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कंसेंट की बात, पर इसके बाद जो हुआ वो अप्रत्याशित था। साल 1979 के सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फिर से खोला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिंह, जस्टिस कैलासम और जस्टिस कौशल ने बम्बई हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया।
और पुलिस कांस्टेबल गणपत और तुकाराम को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि मथुरा ने शोर नहीं मचाया था, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, यानी उसने संघर्ष नहीं किया, यानी रेप नहीं हुआ। उसे सेक्स करने की आदत थी, उसने पुलिस वालों को उकसाया होगा। उसके बाद मथुरा की मेडिकल जांच की गई, तब डॉक्टर ने 2 फिंगर टेस्ट किया था। ये टेस्ट न सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर गलत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसे भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया। मथुरा को न्याय नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता नाखुश थी। देश भर में तहलका मच गया। लॉ के 4 प्रोफेसर्स उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ कैलकर, लतिका सरकार और वसुधा धागमवार ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखा। वसुधा धागमवार ने ही मथुरा का केस लड़ा था। ओपन लेटर में प्रोफेसर ने पूछा, क्या शादी से पहले सेक्स करना इतना बड़ा टैब्यू है कि पुलिस को नाबालिग लड़कियों का रेप करने का लाइसेंस मिल जाए? ये वो दौर था जब उच्चतम न्यायालय आम जनता की पहुंच से बहुत दूर था। इस ओपन लेटर को भारतीय मीडिया तक ने तवज्जो नहीं दिया। कुछ महीनों बाद पाकिस्तान के अखबार डावन ने इस ओपन लेटर को छापा और तब भारतीय मीडिया ने इस ओपन लेटर पर ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 8 मार्च 1980 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर समेत कई शहरों में स्त्रियां सड़कों पर उतर गईं और केस रीओपन करने की, मथुरा को न्याय दिलाने की आवाज़ तेज हो रही थी। देश भर में कई महिला संगठन तैयार हो गए, जिनमें से एक था फोरम अगेंस्ट रेप, जिसका नाम बाद में फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन पड़ा। मथुरा रेप केस ने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर किया था कि बलात्कार क्या है, कंसेंट का उल्लंघन कब और कैसे होता है। इसी के आधार पर नए कानून बने ताकि बलात्कार की पीड़िताओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर तो हुआ, मगर जजों के मुताबिक मथुरा के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए कोई लॉज स्टैंडी नहीं था, यानी कानून की नज़रों में मथुरा पीड़िता नहीं थी और उसे अपने लिए इंसाफ मांगने का कोई हक नहीं था। उस समय रेप के कानून इतने मजबूत नहीं थे और रेपिस्ट से ज़्यादा पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठते थे। इसलिए कानूनी तौर पर मथुरा पीड़िता थी ही नहीं, बल्कि दोषी भी ठहराई जा सकती थी। देश भर में नारीवादियों, वकीलों, लॉ अध्यापकों ने विरोध प्रदर्शन किया, संगठन बने, आलोचनाएं हुई। पहली बार पूरा देश एक बलात्कार पीड़िता के साथ खड़ा हुआ था, उसे इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई थी। नतीजा ये हुआ कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 376 के 4 नए विभाग A, B, C और D जोड़े गए। इनके तहत अगर कोई पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या महिला, बाल संस्था या हॉस्पिटल का मालिक अपनी हिफाजत में किसी औरत को रेप करता है तो उसे 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। बाद में और भी बदलाव आए। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114A जोड़ा गया, जिसके तहत अगर पीड़िता ये कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए हाँ नहीं कहा था तो कोर्ट को इस बात का यकीन करना चाहिए कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, जिसके तहत अगर पीड़िता मानसिक तौर पर विचलित हो या वो नशे में हो और ऐसे में उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया हो तो उसे बलात्कार माना जाएगा। मथुरा रेप केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया था कि बलात्कार क्या है, कंसेंट का उल्लंघन कब और कैसे होता है। इसी के आधार पर नए कानून बने, बलात्कार की पीड़िताओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। दुख की बात यह है कि कानून चाहे कितनी बार भी बदला गया हो, समाज नहीं बदला है। देश भर में आज भी न जाने कितनी मथुराएं हैं जिनका ताकतवर पुरुषों के हाथे हर रोज उत्पीड़न होता है, जिन्हें अपने शोषण के लिए खुद दोषी ठहराया जाता है और जो दुनिया को अपनी आपबीती बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचती। संविधान तो हम बदल लेते हैं, पर इसका फायदा तब तक नहीं होगा जब समाज में इस बीमारी मानसिकता को जड़ से उखाड़कर न फेंका जाए। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार मथुरा ने देसाईगंज छोड़ दिया, उसने नाम बदल लिया और एक आदमी से शादी की। उसके 2 बेटे हुए। मथुरा आज परीक्षाओं, यूट्यूब वीडियो, वकालत की पढ़ाई, स्कॉलर्स के जनरल का हिस्सा है, लेकिन मथुरा एक कच्चे मकान में गुमनाम जिंदगी जी रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और केस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डॉक्टर को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।